हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल सक्सेना। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक चैनल है फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट, और अभी मैंने रिसेंटली एक और न्यू चैनल लॉन्च किया है आरबिटा क्लासेस के नाम से। अभी कुछ दिनों पहले मैं काफ़ी सारा बिजी चल रहा था, क्योंकि 2021 में पीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद यूपीपीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उससे पहले मैं बिजी था स्पेशलाइजेशन में, जो कि आईआईटी रुड़की से हुआ है मेरा, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में। तो अभी क्या है कि जब मेरे पास सारे बच्चों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए व्हाट्सएप पे और इन टेलीग्राम पे या फेसबुक वगैरह पे, जो जैसे मैं उसको कनेक्ट कर सकता था, उसने मेरे से बोला कि सर आप एक बार वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी हम जिस टाइम में चल रहे हैं उस टाइम में कहीं पे वेक्टर चल रहा होगा, कहीं पे 3D चल रही होगी, कहीं पे डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा होगा, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। इस टाइम तक मैं भी जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो उसमें भी मेरा भी ये वेक्टर चल रहा होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी क्योंकि मैंने बात बताई आपको कि मैं बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अभी वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे मैसेज किए कि आप इंटीग्रेशन पे वीडियो बना दीजिए। तब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कनेक्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, फिर कनेक्ट हो जाता है एरिया बाउंडेड बाई कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इन चारों में प्रॉब्लम आएगी। तो हम अब इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आर एस अग्रवाल से मैं काम मतलब क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद शीट्स दूंगा। शीट में अलग अलग टाइप के अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको बस करना ये है कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझाऊंगा, डेरिवेशंस या जो भी मैं समझाता हूँ, जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा बेसिकली, उनको अपने पास रखना है और उनके हिसाब से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्योंकि हम यहाँ पे ना क्वेश्चन जो भी करेंगे वो हम उनको कैटेगराइज कर देंगे कि क्या ये कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, ये कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग को करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम क्या करेंगे ना, अगर सबको एक साथ मैसअप करके और फिर सॉल्व करेंगे ना तो आपके समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादातर यही होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि बेसिकली ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा या ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा। दूसरी चीज़, हमारी जो बुक्स वगैरह हैं उनमें भी सारी चीज़ें नहीं दे रखी हैं, उन्होंने बेसिक बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, बट उन्होंने अभी क्या होता है कि जैसे हमने क्वेश्चन उठाया, अब एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, तो हमने क्वेश्चन किए एक्सरसाइजेस में से और उसमें से फिर हमने मिसलेनियस की। अब पता चला कि जो हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में से तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस में होते हैं लेकिन एक्सरसाइज में हमने किए ही नहीं, तो हमें उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि हमें इसे कैसे सॉल्व करें। तो अब उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। एग्जाम्पल्स में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, अब आप जानते ही हो कि बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी बेस्ड पेपर तो आता नहीं, उसमें अब आपको क्वेश्चंस अलग से भी दिए जाते हैं, तो आपको वो भी करने हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास टाइम मेंस के लिए कम हो जाता है, तो आपको सारा प्रोसीजर अभी ही फॉलो करना पड़ेगा और सारी चीज़ों पे अभी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे उधर भी हमें फ़ायदा हो। वो कि टाइम है नहीं हमारे पास ज़्यादा। तो लेकिन अभी मैं क्या करूँगा कि मेरे पास दो मतलब जो बैचेस हैं, उन बैचेस में मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से बोला कि इंटीग्रेशन सर हमारा बहुत वीक है और उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैं पहले इंटीग्रेशन पे ही वीडियो बना रहा हूँ। अभी इससे पहले जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में जैसे अपना मैक्सिमम मिनिमम रहता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहता है और आपका टेंजेंट नॉर्मल रहता है, रेट मेजर है, ये वैसे तो क्या होता है कि टॉपिक अब उन्होंने बोर्ड वालों ने कम कर दिए हैं, बट हम कॉन्सेंट्रेट सभी टॉपिक्स पे करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। अभी क्या मैं करने वाला हूँ कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पे भी मैं वीडियो डालूंगा, लिमिट कंटिन्यूटी पे भी वीडियो डालूंगा, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, इन पे भी हम डालेंगे। और पहले हम लेकिन इंटीग्रेशन पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं कि जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीग्रेशन के पास कि भाई इंटर हाँ, तो बच्चों जैसे मैंने बोला आपको कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ चलते हैं। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो हमने क्या देखा था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स हमें मिला। अब इंटीग्रेशन हमें बताया गया है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा ले लिया। अब इसको हमको डिस्ट्रॉय करना है, तोड़ना है इसको, ठीक है। हमने इसको तोड़ दिया कोई भी चीज से लेके कि भैया ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो यह डिस्ट्रॉय का मतलब है या तोड़ने का मतलब है कि हमने उसे डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। और इसमें कुछ वो नहीं हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि तोड़ने में या किसी चीज को हटाने में या बर्बाद करने में या कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है।
प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैंने आपसे बोला कि भाई इसको रीअसेंबल करो, मैंने बोला इसको वैसा ही बना के मुझे दो जैसा कि ये था। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जब हमने इस पत्थर के टुकड़े को तोड़ा था तो हम साइंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जैसा मैंने मान लो इसके ऊपर तोड़ा मारा, ठीक, ये टूट गया। अब टूट गया तो इसका मतलब है कि इसमें से जब आपने इसको तोड़ा होगा तो साउंड एनर्जी रिलीज हुई होगी, थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हुई होगी, और हम जानते हैं कि मास कन्वर्टेड टू द एनर्जी। तो अभी आपने क्या किया, जब इसको तोड़ा तो इसमें से कुछ मास ऐसा था जो रिलीज हो गया एनर्जी बन के। अब जब वो रिलीज हो गया, हट गया, तो फिर आपको, अब मैंने बोला रीअसेंबल करो भाई। अब रीअसेंबल जब आप करोगे तो जो मास जा चुका है वो लाओगे कैसे? प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसमें से वो मास एनर्जी बन के बाहर जा चुका है। अब हमको उसको पूरा करना है। तो हमने मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि हमने मान लीजिए इसको, इसमें सीमेंट डाल दिया कि भाई जहाँ जहाँ गड्ढे आ गए थे या जहाँ जहाँ से मास रिलीज हो गया था वहाँ हमने उनको भरने के लिए सीमेंट वगैरह लगा दिया। वो जो सीमेंट आपने लगाया है ना, जो इसको वैसा ही बनाने के लिए रीअसेंबल करने में बोला था मैंने, तो इसको अगर वैसे ही बनाने के लिए आपने जो सीमेंट लिया है, उस सीमेंट को डालने को, जो डाला है जो सीमेंट को, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो अभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक, फंक्शन का हमने किया इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन है ये हमारे पास ये रहा। इंटीग्रेशन करो तो अब जैसे डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में होता है ना, वैसे इंटीग्रेशन भी किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो फंक्शन का है एक्स का, तो हमने क्या कर दिया कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन से जो भी बनेगा, मान लो वो फाइव एक्स है, तो अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, हेडिंग क्या है या हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो एग्जाम में नंबर भी काट सकता है और ये प्रोसीजर भी गलत हो गया। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है ना, ये वही सीमेंट है जो आपने इसको रीअसेंबल करने के लिए बनाया था या डाला था। तो समझ आई बात? तो अभी मैंने क्या समझाया कि इंटीग्रेशन जो है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, हमने किसी फंक्शन का किया, फंक्शन हमें कुछ नया मिला, जो भी हमने इंटीग्रेशन करके हमें मिला, और उसके बारे में क्लास में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट डालना है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करना है। डेफिनेट में जब आएंगे तो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं करते। तो ये समझ में आ गई बात। अभी क्या है कि जैसा मैंने बोला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है कि ये आपका एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे आपको इसका डिफरेंशिएशन किया और आपको एक नया कांस्टेंट मिल गया। तो अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड्स, अगर मैंने आपसे ये बोला कि इंटीग्रेट कर दो भाई इसका, तो इधर से ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है और आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? या हम इसकी जैसा जैसा इसमें ये लिखा हुआ ना, ये चीज लिखी हुई है, इसको बिल्कुल वैसा ही देखना चाहें, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल मोटिव, मतलब हमारा ये होना चाहिए, मतलब बेसिकली हमारा जो कहना है वो ये है कि ये सेम चीज डिफरेंशिएशन में हम करते हैं। डिफरेंस क्या है केवल कि जब आप करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि आपने इसका डिफरेंशिएशन किया और आपको एक नया फंक्शन मिल गया, ठीक, ये बात हो गई क्लियर। अभी हम क्या करने वाले हैं कि अब मैंने कहा कि इसको यहां से सामने ले जाओ, तो ये जब सामने जाएगा, उस साइड जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन बन के जाएगा। ये क्लियर हो गई बात। और जब इंटीग्रेशन हो जाएगा या जो भी आ जाएगा तो हमें लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। क्लियर? तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ये इस तरीके से काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसा मैंने बोला था कि हमने डिफरेंशिएट किया, किसी पत्थर को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वो आसान था, ठीक। ये वैसा ही आसान है जैसे कि आपको मैं रियलिस्टिक ढंग से बताऊं ना कि करियर को बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है। बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं करना मतलब कुछ करना ही नहीं है, तो आपका करियर वैसे ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो वही चीज इंटीग्रेशन या रीअसेंबल में करना पड़ेगा। कि डिफरेंशिएशन में जो आसानी से हो रहा था ना, डिफरेंशिएशन में आपको बस कुछ चीजें याद रखनी थी। केवल एक चीज बेसिकली ध्यान रखना होता था कि हमारे पास वहां होता चेन रूल, यहाँ नहीं होता। वहां पे चेन रूल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने e की पावर sin x लिख दिया, मैंने बोला चलो भाई डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन आपने किया, e की पावर sin x एज इट इज, और sin x का हो गया cos x, दैट इज चेन रूल या प्रोडक्ट रूल। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं आपसे बोलूंगा e की पावर sin x का इंटीग्रेशन कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक। तो उन्हीं रूल्स की मैं बात कर रहा हूं कि कब इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा
और कब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। हमें दोनों बातें ध्यान रखनी है। खासकर जब मैं बच्चों को बताता हूँ ऑफलाइन, तो मैं सबसे पहले इस बात पर देता हूँ कि मैथमेटिक्स में आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि क्या चीज़ नहीं करनी है वो पता होना चाहिए, क्योंकि करने वाला तो आपको समझ में आ जाएगा, ये नहीं करने वाली बात जो है ना, इस पर दिमाग सबसे पहले जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को मैंने ऐसे करते देखा हुआ है, जैसे कहीं कहीं फंस गए, मान लीजिए, मतलब या ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, मतलब कोई अंडर रूट में प्लस बी लिखा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कई लोगों को मैंने करते देखा हुआ है कि वो ए प्लस बी लिख देते हैं। कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक सिमिलरली जब ये तब की बात है जब उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता, तब अब जैसे ये लिखा हुआ है तो बहुत से लोग ये कर देते हैं। कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आपके पास कोई चीज़ का तोड़ नहीं होता ना, कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, तब हमें ऐसे दिमाग में आने लगते हैं कि यार ये कर दें, ऐसा करने से हो जाए। हो सकता है कई बार आंसर मैच कर भी गया हो, मतलब बाई लक या तुक्का मान लो या हिट एंड ट्रायल कर लो, कुछ भी कर लो, तो उन्हें लगता है कर सकते हैं, कर नहीं सकते भाई, वो बाई चांस आपका तुक्का बैठ गया, तो हर बार नहीं बैठेगा। तो इसीलिए आपको सही चीज़ पता होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको क्या करना है भले ही पता ना हो, लेकिन क्या नहीं करना है पता होना बहुत जरूरी है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा फेयर बना लेते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम इसको फेयर कर लेते हैं। फेयर से मतलब ये था कि इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय दिस साइन, ठीक, एंड इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब जैसे कि मैंने अभी समझाया भी था, तो अभी फिर मैं बता दे रहा हूं कि रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब ही है कि आप जो काम डिफरेंशिएशन में कर पा रहे थे वो इंटीग्रेशन में नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो काम करना भी नहीं है। तो जैसे मैंने बताया ना कि दिमाग में सबसे पहले वही आएगा जब इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो सबसे पहले वही आएगा कि ये कर लेते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन जब, इसीलिए मैंने ये चीज लिखी हुई है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कि इंटीग्रेशन आपने मान लो आपके दिमाग में नहीं आ रहा और आपने किसी तरीके से कर दिया और आंसर आ गया, अब आपने आंसर मैच किया, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो बहुत से लोग ये देख लेते, इस बात समझ लेते हैं कि यार आंसर गलत भी हो सकता है, बुक में बिल्कुल हो सकता है, बट आपका आंसर सही है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उस महावत्ता में आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना है कि जो आंसर आया है ना उसका डिफरेंशिएशन करके देखो, देखो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे मान लीजिए, अब फॉर्मूले तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स। अब आपको चेक करना है कि भाई ये सही है या नहीं है, तो इस पूरे का आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो आपने डिफरेंशिएशन किया, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, और कांस्टेंट का हो गया 0, तो ये क्या आ गया साइन एक्स। लॉट पे क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब सही है। समझ आई बात? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि चाहे कोई एग्जाम में भी जाओगे ना, तो यहाँ पे भी आपको अगर कोई डाउट है, कुछ लग रहा है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सही है या नहीं है, तो ये कर सकते हो आप वहाँ पर, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि भाई मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक। दूसरी चीज मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके जो क्वेश्चन हैं, आपको बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे इंटीग्रेशन पे। उसके बाद जैसे मान लो हमने 700 to 800 क्वेश्चन कर लिए, अब 700-800 क्वेश्चन करने के बाद भी आप ये गारंटी नहीं कर सकते हो कि अगला इंटीग्रेशन कोई मैं दे दूंगा या कहीं से मिल जाएगा तो वो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक। लेकिन एक चीज समझ में आ जाए, एक चीज हो जाएगी दिमाग में कि आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। अभी जो हार्डेस्ट क्वेश्चन होते हैं हम उनको देख के छोड़ देते हैं, वो छोड़ोगे नहीं, हम लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय दिस साइन एंड इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दो बातें वैसे तो बहुत सिंपल है कि हाँ यार ठीक है समझ लिया, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये दिमाग में भी रखना है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेसिकली कि आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। अब है क्या, हमने पढ़ा था कि जैसे डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन में हमने एक टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। वो ये हमें बताता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना होता है। तो हमें उसका प्रोसीजर फॉलो करना है कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, अगर दोनों इक्वल आ जाए तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा या डिफरेंशिएबल है, और अगर नहीं आते हैं इक्वल तो मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ जाता है तो वहीं छोड़ देते हैं प्रोसीजर को, भाई डिफरेंशिएबल नहीं है।
तो यहाँ इंटीग्रेशन में भी सिंपल सी बात है, रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ इंटीग्रेशन में भी ऐसा होता होगा, बट हम अभी उसको डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, हम अभी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि हम ये पता कर लेते हैं कि फॉर्मूले क्या हैं। बेसिकली जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो क्या है, कि जैसे डिफरेंशिएशन में था कि भाई साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब आपने कहा कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं होगा तो हम ये देखेंगे कि किसके हिसाब से हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, हमें एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये जीरो है, एक्स की पावर जीरो, तो फॉर्मूला बन जाता है एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन। अब ये अटेम्प्ट हुआ कैसे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में उसका उल्टा हुआ था। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो n x की पावर n माइनस वन बनता है। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है, मतलब हम रीअसेंबल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं x की पावर n, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। और ऐसा क्यों हुआ, कांस्टेंट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब रीअसेंबल कर रहे हो तो जिस चीज के टुकड़े कर चुके हैं, जो एनर्जी रिलीज हो गई थी, मतलब मास जो रिलीज हो गया था एनर्जी बन के, तो उसके लिए हमने सीमेंट ऐड किया हुआ है, तो सी है वो। अभी एक्स की पावर एन प्लस वन, क्योंकि हम रीअसेंबल कर रहे हैं, किसी चीज को दोबारा से जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, कम हो रही थी, पावर नीचे आ गई एन माइनस वन, एक कम हो गई, इसमें एक बढ़ा देनी है। दूसरी चीज रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब इसमें जो चीज मल्टीप्लाई में आ रही थी वो यहाँ डिवाइड में आएगी। सिंपल लॉजिक याद रखने का कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा था तो यहाँ डिवाइड में आएगा। ठीक, तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, मान लीजिए मैंने बोला e की पावर x, अब e की पावर x जो भाई साहब है ना, ये थोड़ा बेशरम होते हैं, इन पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो ये e की पावर x ही रहेंगे, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीसरा एक और आ गया a टू द पावर x, a टू द पावर x की बात अगर हम कर लें तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल a की पावर x और अपॉन लॉग ए। अब आप याद करो डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएशन में हमने a पे पावर x का डिफरेंशिएशन किया था, तो a पे पावर x लॉग a था, याद है ना, ये मल्टीप्लाई में चला गया था। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड में। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ डिफरेंशिएशन, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, और रिवर्स प्रोसेस है तो मतलब जो यहाँ होगा वो इंटीग्रेशन में नहीं होगा, यानी डिफरेंशिएशन में जो करते आए हैं वो इंटीग्रेशन में नहीं कर पाओगे आप। तो पहले तो ये तीन हो गए, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 4। अब जैसे इंटीग्रेशन आया कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, जैसे मान लो ये आ गया, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जब जो नए नए बच्चे होते हैं ना, उनके संग तो अक्सर होता ही है, ठीक है, क्योंकि बाद में तो एक्सपीरियंस हो जाता है। वो क्या करते हैं कि वन अपॉन एक्स है तो एक्स की पावर माइनस वन ऐसा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से कर देते हैं, इस फॉर्मूले से एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ऊपर तो जीरो हो गया, नीचे जीरो हो गया, और फिर ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो गड़बड़ हो गई। अब वो बहुत से लोग इस पर ये भी करते हैं कि पूछते हैं मुझसे कि सर वो फिर हम ऐसा कर क्यों नहीं सकते, तो कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक सर्टेन कंडीशन है वन अपॉन एक्स, और हमने अभी बताया डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप याद करो कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, वन अपॉन एक्स, वो सॉरी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, वन अपॉन एक्स। अब जरा देखिए, जब लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स था तो इसका मतलब ये हुआ, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इसको जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या, वन अपॉन एक्स का क्या हो गया इंटीग्रेशन, लॉग एक्स। तो ये नहीं करना था, ये प्रोसीजर ही आपका बेकार था, गलत था, तो ये नहीं करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें प्लस कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो सीमेंट है जो हमें वहाँ पे डालना है, उस जो वहाँ पे कमी रह गई है तोड़ने के बाद, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है ना। ये अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, मतलब फिफ्थ पॉइंट पे पहुंचते हैं। अभी हमारे पास आ गया कि फिफ्थ वाले पॉइंट में कि हमने मान लो साइन एक्स का किया इंटीग्रेशन, तो अभी क्या होगा, सेम प्रोसीजर आप डिफरेंशिएशन से सोच सकते हो क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो डिफरेंशिएशन में क्या कहा गया था कि भाई कॉस एक्स जो होता है उसका होता है माइनस साइन एक्स,
तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। अब क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और प्लस एक कांस्टेंट। उल्टा करके देख सकते हो, इसका डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, क्योंकि कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस पहले से ही बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया आपका कॉस का माइनस साइन। नेक्स्ट उसके बाद आ गए हम 6th पॉइंट पे। हमने यहाँ पे किया कॉस एक्स का एज यूजुअल साइन एक्स हो गया प्लस कांस्टेंट। फिर हमने किया, अब आपने कहा मैं तो टेन एक्स का करूंगा, बस यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि टेन एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम उसको जैसे डिफरेंशिएशन में बोल रहे थे ना कि डिफरेंशिएशन जो होता है आपका, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रोडक्ट रूल दिमाग में रखना होता है। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, इंटीग्रेशन में आप 10x प्रॉब्लम करेगा, तो इसकी जगह मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना, वो क्वेश्चंस में भी काम आएगी। जैसे मैंने बोला एफ डैश एक्स और अपॉन एफ एक्स, मतलब कहने का ये मतलब है कि नीचे आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। अब डिफरेंशिएशन वैसा ही होना चाहिए जो उस एग्जैक्ट आएगा। जैसे मान लीजिए नीचे x लिखा हुआ है, ऊपर dx हो गया, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्योंकि 1 हो गया ना x का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन अगर हमें ऊपर मिल जा रहा है या हम बना पा रहे हैं, दोनों बातें हैं, कभी कभी नहीं मिलता तो हम बना भी लेते हैं, ठीक है, तो अगर मिल जा रहा है तो फिर उस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं log एफ एक्स। और ऐसा क्यों होता है उसका रीजन थोड़ा सा इंटीग्रेशन बढ़ जाए, आगे पढ़ लो आप, क्वेश्चन वगैरह कर लो, फिर उसके बाद मैं इसका रीजन भी दूंगा कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, फिलहाल अभी तो ये है कि आप इसे एज अ फॉर्मूला ट्रीट करो। अब बात आ जाती है जैसे 10x का हमने किया, अभी हम केवल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हमने कहा भाई 10x का कर लो, 10x का कैसे होता है भाई, साइन और अपॉन में हो गया कॉस। ठीक, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। अब साइन अपॉन कॉस में कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है और यहाँ माइनस है, मैंने बोला पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर मिलना चाहिए, तो हम एक माइनस बाहर कर लेंगे और एक माइनस अंदर कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस माइनस न्यूट्रल हो गया ना कॉस। अब आप देखो कॉस का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है माइनस साइन, इसका मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया, तो हम क्या लिख लेंगे, वो ऊपर वाला फॉर्मूला 7th वाला ऑन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको कई जगह कई बुक्स में अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम इसको लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो गया, तो सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, काफ़ी लोगों को समझ में आ भी गया होगा। सिंपल ये है कि आप क्या करोगे कि हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग m टू द पावर n, ठीक, वो बन जाता है m log n। हमने वही लॉजिक यहाँ क्रिएट कर लिया है कि आपके पास जो ये बन रहा था ना माइनस का लॉग कॉस एक्स, तो हमने क्या कर दिया, माइनस को हमने पावर बना दिया, कॉस एक्स की पावर -1 और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स। तो ये लॉग सेक एक्स लिख दो आप एग्जाम में या क्वेश्चन करते समय, या माइनस लॉग कॉस एक्स लिख दो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए पहले तो यहाँ तक, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 10 का हो गया हमारा। अभी हम नेक्स्ट पे पहुंचे तो हमारे पास आ गया सिमिलरली कॉट। अब कॉट में क्या हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में एक फंक्शन पड़ा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन हमें अगर ऊपर मिल जाता है, ये हमें खुद देखना भी पड़ेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। ठीक, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स मिल गया ऊपर, तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स। अब सिमिलरली कई सारी बुक्स में ऐसा भी होता है, जैसे मान लो माइनस मैंने यहाँ लिख लगा लिया और साइन एक्स की पावर एक -1 कर दिया, क्योंकि माइनस लॉग की प्रॉपर्टी से पीछे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब यहीं आ जाएंगे, लेकिन इससे हमें फायदा क्या हुआ, ये लॉग कोसेक एक्स बन गया, क्योंकि 1 अपॉन साइन इज नथिंग बट कोसेक एक्स। तो ये भी बुक्स में, क्योंकि आंसर जब क्या होता है ना, आंसर अलग अलग तरीके से होता है, हमें मैच कराना पड़ता है। अब खासकर ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैच कराने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोसेक में भी आंसर हम दे सकते हैं और साइन में भी आंसर दे सकते हैं, ये एज पर कन्वीनियंस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक एक्स इंटू 10x।
ये हमारा कौन सा नंबर था, 9th का 10। देख लेना आप एक बार वीडियो को पॉज करके, कौन सा था, जो भी होगा डाल देना इसको। sec x इंटू 10x। अब फिर वही सीन। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार sec x का क्यों नहीं आया, ठीक है, तो मैंने बोला अभी होल्ड रखिए, अपन सभी चीज डिस्कस करेंगे, पहले इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। इसका हो गया sec x, बोला कैसे, तो ऐसे डिफरेंशिएशन याद करो। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x इंटू 10x, और जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो इसका मतलब है कि sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। ठीक, 11th यहाँ पे आ गए हम, cosec x इंटू cot x, ये क्या हो गया, माइनस का cosec x। ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, तो अगर समझ में ना आए तो जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दे दें, तो उससे भी समझ में आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ गए थोड़ा इनवर्स वाले देख लेते हैं भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। कैसे पता चला, और वैसे ही साइन इनवर्स एक्स का आपका डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो सिमिलरली उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो हमने रिवर्स कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या है, ये भी कन्वीनियंस पे डिपेंड करेगा। मान लो मैं ऐसा कर दूँ, तो कई बार तो क्या होता है, कई बुक्स ऐसा कर देती हैं कि आंसर्स मैच कराने होते हैं, कि हमने इसको माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिख लिया, या फिर हम इसको कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कॉस इनवर्स का माइनस ही होता है ना, तो हमने माइनस हटा दिया, माइनस इसे साथ ले गए और ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया, दोनों सही है। ठीक, ये ध्यान रखना कि आपको पास साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा हो वो भी ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो वो भी ठीक है। ठीक है, दोनों तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मैंने बोला ना, आंसर मैच कराने पड़ेंगे। फिर आ गया सिमिलरली dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया अपना टेन इनवर्स एक्स। अब वही चीज यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं माइनस लगा लेता हूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, और कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, दोनों सही। और जैसा कि मैंने बोला कि आंसर्स मैच कराने पड़ेंगे, तो इस वजह से दोनों बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए पैरेलली, कि आंसर्स है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आंसर मैच नहीं करते तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैच करा लेंगे, तो वो ऐसे ही चीज़ों से मैच होगा कि आपने सोचा कुछ था और आंसर कुछ हो गया। अभी जो एडवांस का आपका पेपर होता है, IIT एडवांस वगैरह का, उसमें भी तो यही होता है कि कई क्वेश्चंस के चार चार आंसर हैं, चारों ठीक है, तो आपको चारों पता होना चाहिए। तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, या इसी टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं जो सिमिलर हैं, आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट आ गए अपन, सिमिलरली हमने बोला dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब आप सोचो क्या था ये, सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स हो गया ये प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली वही चीज यहाँ लिखी हुई थी, मैं माइनस लगा देता हूँ, तो फिर या तो ये माइनस का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, या फिर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, दोनों से। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई पूरी कंप्लीट, कि हमने जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं सारे फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूले। अब आते हैं हम कि अगर मान लीजिए हमको बोला गया हो कि भाई सेक एक्स का क्या होगा, ये रह गया था ना अभी, सेक एक्स का क्या होगा। वैसे तो क्या है ना कि जो अपना फर्स्ट चैप्टर है RS अग्रवाल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने बोला ही था मैं कैटेगराइज करने के बाद ही क्वेश्चन कराऊंगा, और RS अग्रवाल इसलिए भी ठीक रहे क्योंकि देखो NCERT में क्या है कि बहुत ही छोटी बुक है, रिवीजन बुक मान लो, वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, और कई जो अच्छे ऑथर्स हैं या अच्छे टीचर्स हैं वो भी उसको फॉलो नहीं करते, कोई भी नहीं फॉलो करता, क्योंकि वो बिल्कुल बेकारी बुक है। उसमें जब तक आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा ना, तब तक वो खत्म ही हो चुकी होगी, चैप्टर ही खत्म हो चुके होंगे, तो इसलिए उस पर बात ही नहीं करते। हम बात करें RS अग्रवाल पे। और ये भी चीज़, एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि जो ये एक फैला हुआ है ना र्यूमर, पेपर NCERT से आता है, पेपर NCERT से आता है, तो पेपर NCERT से नहीं आता, आप उठा के देख लीजिए। ठीक है, आपके खुद के जो NCERT बोलने वाले टीचर्स हैं वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बोर्ड के,
तो इसलिए उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में डिफरेंस क्या है कि आर डी शर्मा बहुत बड़ी बुक हो जाती है, अब बच्चे पूरी सॉल्व ही नहीं कर पाते। पर मैं क्या करता हूँ कि हम अपन जो शीट बनाएंगे ना, उसमें अपना आर डी के भी क्वेश्चन होंगे, दिनेश पब्लिकेशन के भी होंगे, जी आर बी पब्लिकेशन भी होगा, और भी पब्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे, और अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो भी हम लगाएंगे और आर एस भी लगाएंगे। जब दोनों लगाएंगे ना तो इंटीग्रेशन हमारा बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी चलो अब हम इस पे आ गए, सेक एक्स वाले पे आ गए। अब सेक एक्स वाले पे क्या करना है, प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो वैसा काम नहीं करेगा जैसा डिफरेंशिएशन में कर रहा था। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो दिमाग में रखनी है, कह सकते हैं, मैंने बोला था अगले चैप्टर का है ये, बट बता मैं अभी दे रहा हूँ। अपन क्या करेंगे और क्यों करेंगे वो भी बताऊंगा मैं। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लेते हैं। अभी इसके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, ठीक। अगर हम इसे 1/cos कर लेते हैं जैसे हमने tan और cot में किया था, तो भी एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी कि नीचे डिफरेंशियल cos का माइनस साइन होता है, ऊपर 1 है, वो मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम वो तो कर नहीं सकते। तो अब हमें कुछ ऐसी जुगाड़ निकालनी पड़ेगी कि यार ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। तो वो जुगाड़ की वजह से हमने ऐसा किया हुआ है। अब देखिए इधर मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि हमने क्या किया कि अगर मैं इतना हिस्सा देख लूँ एक बार, क्योंकि हमें क्या है, हमने वो लॉजिक अभी मैंने बताया ना कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए, डिनोमिनेटर जो है ना उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए, तो वही बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन करो इस वाले पार्ट का, ठीक। इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हमने किया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन करना है। सेक एक्स टेन एक्स हो गया और इसका सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब अगर आप सेक एक्स कॉमन ले जाते हो यहाँ से, तो अंदर बनेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वही बन गया ऊपर वाला, इसलिए किया। तो इसका मतलब नीचे डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, log sec x प्लस टेन एक्स और प्लस कांस्टेंट। सिंपल लॉजिक, समझ आ गई पर, इसलिए ऐसा किया था, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए, sec x, हमने sec x का इंटीग्रेशन करना था, हमने क्या किया, sec x प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई, sec x प्लस टेन एक्स का डिवाइड। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इसको सॉल्व करने का और कोई रास्ता था नहीं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा हुआ है, तो हम log एफ एक्स लिख लेते हैं। इस वजह से ऐसा किया, और फिर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन देखा कि इसका डिफरेंशिएशन देखो जरा, ये sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, sec x कॉमन आ गया तो sec x प्लस tan x हो गया, ऊपर वाला मिल गया पूरा। इसका मतलब है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, मैंने log में लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। अब इसका एक और आंसर होता है, यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब रहेगा सेम, प्लस की जगह माइनस और बाहर एक माइनस, वो लॉजिक वही जो अभी हमने यहाँ किया था या 10 वाले में बताया था, तो सेम रहेगा कि हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज पर आंसर या एज पर कन्वीनियंस, ये आंसर टाइम में दिया जा रहा है। तो ये अब होगा क्या, जब आप आंसर निकालोगे ना, तो sec x प्लस टेन एक्स आपने लिखा, अब आप सोचोगे यार इसमें तो माइनस आ रहा है बुक में और मेरा प्लस आ रहा है, दोनों सही हैं। आप नहीं करना चाहते हैं, यहाँ छोड़ना चाहते हैं, यहाँ छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आंसर मैच कराना है, आपको लग रहा है कि यार मुझे आंसर मैच कराना चाहिए या ऑब्जेक्टिव है, तो फिर ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये दिमाग में रखना है। एक और होता है इसका, ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व करें, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा, log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये भी सही है, मतलब ये भी आंसर दे देते हैं कई बार कि आपको आंसर दिया हुआ होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे कर दीजिए और ये आंसर ला दीजिए। अब आपने दोनों आंसर निकाले, मान लो आपने आंसर ये भी निकाल लिया और आपने आंसर ये भी निकाल लिया, मैच एक भी नहीं किया, हमें आपको मैच कराना है। तो जब मैच कराना है ना, तो फिर ये हो सकता है ये आंसर, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी कोई भी हो, हमें सारी दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मैच कराने की हैबिट डालिए, बिकॉज ऑफ काम आएगी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि वहाँ आंसर्स मैच कराना बहुत टेढ़ा काम होता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये पॉइंट हो गया। अब सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही आपको यहाँ करना है, कहाँ, cosec x वाले में। cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग cosec x प्लस कॉट प्लस कॉन्स्टेंट, या फिर log cosec x माइनस कॉट प्लस कॉन्स्टेंट। इसका भी तीसरा होता है।
अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी, आप पहले इसको नोट कर लो। और उधर अभी उस वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं, अभी हम दोनों चीज़ों में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये था, ये आंसर मेरा आ गया। अभी मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान देना, sec x प्लस tan x। तो जैसे कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, बाई चांस आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये आपको दिया होगा ना, ये कैसे आया? तो मैंने अभी क्या बताया था, माइनस यहाँ ले लिया अपने मन से, अब क्योंकि उसे न्यूट्रल करना अपने मन से तो ले नहीं सकते, -1 कर दिया, और लॉ की प्रॉपर्टी से पीछे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इससे क्या हुआ, ये बना 1/sec x प्लस tan x। अब इसको हम अगर रेशनलाइज कर देते हैं, यहीं पे लॉग के अंदर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ठीक, माइनस लॉग, ऊपर बन जाएगा sec x माइनस tan x, और नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। और ये क्या होता है, आइडेंटिटी होती है 1, तो इस वजह से ये माइनस का लॉग sec x माइनस tan x, तो ये आंसर आ गया, ठीक। सिमिलरली थर्ड वाला आंसर तो हमारे पास आ रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। जैसे ये आ गया, वो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। सपोज पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि हमने इसको उठा लिया log sec x प्लस tan x को, उठाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई, 1/cos और sin x अपॉन cos x, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस sin x और अपॉन में आ गया cos x। अब हमने इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले लगाएंगे, तो अब सवाल आता है हाफ एंगल फॉर्मूले लगाएंगे, कौन सा लगा दें? तो आपको यहाँ जो वो आंसर मिल रहा है वो tan में लाना है, ठीक है। या तो ये वाला लॉजिक है, क्योंकि अगर आप 2 sin x cos x लगाते हो वो उससे भी हो जाएगा, और यहाँ 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 रख देते हो तो वो सॉल्व करना और पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसे करो, 2, अब जैसे मैंने इसको साइन लिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए हमने इसको लिखा cos 90 माइनस थीटा, और इसको लिखा sin 90 माइनस थीटा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि जो चीज़ cos के साथ हो जाएगी वो sin के संग नहीं हो पाएगी। अभी वो देखेंगे आप इसमें कि कैसे कर रहा हूँ मैं, तो अभी कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए। log 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, अब क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, जैसे cos 2x है तो x हो जाएगा, और यहाँ अगर x है तो x बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ ये पूरा x है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो 2 आने की वजह से ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बना, 1/2 आएगा ना डिवाइड में, तो वो अंदर क्या इसमें भी और इसमें भी, और इधर आ गया -1, और अपॉन में भी हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे भी वो बाई 2 वाला प्रॉब्लम ध्यान रखना, x बाई 2 और cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, तो cos एक बचा और एक sin बचा आपके पास, तो यहाँ क्या हो गया, cos अपॉन sin हो गया, ठीक। लेकिन क्योंकि ये माइनस है और हमको वहाँ चाहिए प्लस, तो हमें से और सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का वही तरीका होगा हमारा, जो कि माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस का डिवाइड, फिर इसे रिवर्स कर देंगे। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सारे फॉर्मूले आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, तीनों से आंसर आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर मालूम नहीं है, तो जब एग्जाम में आंसर ही नहीं मालूम तो मैच कैसे कराओगे। लेकिन बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आ गया तो याद रखना है कि इसका क्या, कौन सा फॉर्मूला हमें चाहिए या कौन सा फॉर्मूला हमें रखना है अपने पास, ये चीज़ दिमाग में आप बना के रखिए, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई, इसे आप घर पे अपना खुद भी ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, और आप बोलोगे तो मैं भी सॉल्व करवा दूंगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे ना, ये तो इसको भी हम बना सकते हैं कि कॉसेक और कॉट को हम सॉल्व कर लें, तो मैं दिखा देता हूँ वो, और ये वाला जो मैंने आपको बता ही दिया है, इसको भी आप पूरा कंप्लीट करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे थे हम, तो वो इससे बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, किसी से भी बना लो, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, वही सेम 1/sin, और यहाँ पे हो गया cos x अपॉन साइन, दोनों हो गए। इसका हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस cos x अपॉन साइन x। अब वही हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2, एक साइन से साइन, तो क्या हो गया log 10x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये भी सही है। हाँ, ऊपर वाले को आप सॉल्व करोगे तो भी ऐसा ही कुछ आ जाएगा, वहाँ पे कॉट आ जाएगा, तो माइनस बाहर है उसको सामने ले जाओगे, 1/cot 10 बन जाएगा, तो ये भी सही है। तो एक तीसरा फॉर्मूला हो गया आपका कॉसेक का, ये दो तो हैं ही आपके पास, ये तो मिल ही रहे हैं, ये दोनों तो याद ही रखने, इनमें से कोई भी लगा दो। इसमें आंसर कम ही दिया जाता है, बट दिमाग में रखिए आप अपने,
अपने पास होना चाहिए कि अगर बाई चांस आंसर ऐसा आ गया तो हम घबराएंगे नहीं, हमारे पास ये प्रोसीजर है। तो ये तो हुए आपके फॉर्मूले कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं ये। अब हम क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा आगे का पॉइंट है, ठीक, आगे के पॉइंट्स क्या है कि अब शुरू होंगे रूल्स। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक ही रूल था, प्रोडक्ट रूल। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, और रिवर्स प्रोसेस है इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंशिएशन में हम कर रहे थे वो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। अब नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास रूल्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ वैसा काम नहीं हो पाएगा जैसा कि डिफरेंशिएशन में हो रहा था। तो हेडिंग लगा सकते हैं, रूल्स फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये ही वजह है कि जो इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है या डेफिनिट है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी जिसका चैप्टर चल रहा हुआ है कैलकुलस के इस वाले पार्ट में, वो समझ नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, वो इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि रूल से नहीं पता है हमें, और हम केवल लगाए जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी लगा दिया। तो कहीं पे भी कुछ भी लगाने से आंसर नहीं आएंगे, और आंसर तो छोड़ो, आंसर मान लो तुक्के से आ भी जाए तो आपको उसको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो बेसिकली हमें वो समझना है ना, बेस के हर क्वेश्चन का बेस होता है। तो अभी पहला रूल क्या है? पहला रूल कहता है कि इंटीग्रेशन नेवर फॉलो प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल फॉलो नहीं करता। तो पता ही है मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस, तो इसमें नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन नेवर फॉलो प्रोडक्ट रूल, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट में हमने किया कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स सेक क्यूब एक्स कोसेक क्यूब एक्स और एनी पावर on a trigonometric function never integrate डायरेक्टली। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, सभी बातें करते हैं। तो ये लिख मैंने इसलिए, वैसे लिखने को तो मैं एनी ट्रिग्नोमेट्री लिख सकता था, लेकिन उसमें फिर सेक स्क्वायर एक्स भी काउंट हो जाएगा। ठीक, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वो, अच्छा हाँ, एक चीज जो बगल में अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे ना, उसमें आप ये दो दिमाग से निकल गया, उसको बढ़ा लीजिएगा। वैसे वो कुछ ऐसा हैवी है नहीं, 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या था हमारा, सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस का कॉट एक्स, ये दो वहां बढ़ा देना। ठीक है, तो वो भी आ जाता है इसमें, लेकिन उनके तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ऊपर पावर आ जाती है आपके पास, जैसे मैंने लिखी हुई है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सेक क्यूब कोसेक क्यूब और एनी पावर ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। अगर उनका कोई फॉर्मूला है तो बात अलग है, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हो गया 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है, तो इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? तो अगर हम इफ वी इंटीग्रेट these type of function then, तो फिर क्या करें? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प ले लेंगे, और फिर हम इनकी पहले पावर रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि इफ वी इंटीग्रेट these type of functions then remove their powers। ठीक, इफ वी इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ फंक्शंस देन रिमूव देयर पावर्स। आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर्स को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, आप पावर्स को रिमूव करने के लिए, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर एक्स से, ठीक, तो हम इसको तोड़ देंगे
1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में। ठीक, सिमिलरली अगर मेरे को बोला गया है कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 में तोड़ देंगे। कैसे, देख लीजिए एक बार, एक बता देता हूँ मैं। जैसे cos 2x के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 को अगर हम इधर ले आते हैं और अपॉन में 2 डिवाइड कर देते हैं तो cos स्क्वायर x हो गया। और अगर 1, जैसे हमारे पास एक दूसरा है साइन का, मान लो हमें साइन वाले की जरूरत पड़ रही है, तो 2 साइन स्क्वायर x को हम इधर ले आते हैं, cos 2x को उधर ले जाते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये 2 आ गए। उसी की हेल्प हमने यहाँ ले ली। ठीक, सिमिलरली मान लीजिए tan स्क्वायर x आ गया। अब बोले tan स्क्वायर x में क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, वो दो फॉर्मूले हैं ना मेरे पास डायरेक्ट स्क्वायर वाले, उनकी हेल्प ले लेंगे। sec स्क्वायर x माइनस 1 और cot स्क्वायर x मिल जाएगा, तो cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अब अभी आप बोल रहे होंगे कि चलो भाई साइन क्यूब कॉस क्यूब में क्या करें, तो बेटा इसके लिए तो आपको और भी काम हम कर सकते हैं, मतलब अभी प्रेजेंट में नहीं, अभी जब हम जैसे जैसे धीरे धीरे इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे तो मैं खुद ही बता दूंगा वहां पर कि क्या करना है। फिलहाल यहाँ पे जो हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस टॉपिक की बात कर रहे हैं ना अभी, कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा वो नहीं है, टूल्स नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसकी वो नहीं कर रहे, अभी हम डायरेक्ट यही से बता रहे हैं। तो हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला था, 3 sin x माइनस साइन 3x और अपॉन में 4, दैट इज साइन 3x। ये लगा देंगे। अब इसमें देखिए कहीं पावर नहीं है, तो मैंने अभी बोला ना पावर रिमूव करनी पड़ेगी। वैसा तो एक और मेथड है इसका, बट वो आगे मिल जाएगा जब बताऊंगा मैं, तब आप उसको पढ़ लेना। अभी फिलहाल में साइन क्यूब एक्स अगर हमें मिल जाए तो हम उसको तोड़ देंगे, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। दूसरी चीज़, आंसर बहुत से लोग कैसे अभी करके बैठे होंगे, तो कह रहे होंगे इसका आंसर मैच ही नहीं करेगा। मैं जब आगे जाऊंगा ना तो मैं सब मैच कराऊंगा, आपको बताऊंगा भी कैसे मैच करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, सारी चीज़ें आएंगी और हम दो मेथड से आंसर मैच करेंगे, तो वो कोई इशू है ही। अभी आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि साइन क्यूब एक्स अगर हमें मिल गया तो हम साइन 3x के फॉर्मूले में उसको तोड़ देते हैं और फिर ऐसे सॉल्व करके उसकी पावर रिमूव कर देते हैं, देन इंटीग्रेट कर लेंगे। सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स आ गया, वही सेम 3 cos x प्लस कॉस 3x और अपॉन में 4। तो आप इतना पहले एक बार नोट कर लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे प्रोसीजर को पढ़ा सकें। इसको नोट कर लो। अब देखिए ये तो एक पॉइंट हो गया, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि मैंने बोला था, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स के हिसाब से ही आपको चलना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अब पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल सारी चीज़ें यही हो जाएंगी या एक इस पे ही आ जाएगा, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग डालेंगे चीज़ों को। अभी पॉलिनोमियल का इनिशियल पॉइंट है कि जो हमें स्टार्टिंग में याद रखने हैं। अब जैसे हमारे पास जो पीछे पॉइंट हो गए, उसके बाद हमने पॉइंट लिया, तीसरा होगा या फोर्थ होगा, जो भी होगा, आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। पॉलिनोमियल में क्या है कि जैसे हमारे पास है px अपॉन qx, ये px भी पॉलिनोमियल है और qx भी पॉलिनोमियल है, दोनों हमारे पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमें क्या याद रखना है, तो देखिए लास्ट में तो मैं आपको एक पूरा चार्ट तैयार करके दूंगा जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद वो चार्ट आप अपने दिमाग में रखिए, या जब तक क्वेश्चन करो सामने रखो, एक दो बार करोगे तो रिवाइज हो जाएगा और दिमाग में भी बैठ जाएगा। अभी इसमें क्या है, इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि पावर ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर ऑफ qx। अगर ये कंडीशन होती है कि px की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, डिग्री बोलते हैं इसको, वो qx की पावर से या तो बड़ी है या तो बराबर है, तो देन फर्स्ट वी डिवाइड px बाई qx। सबसे पहला काम आपको ये करना है, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल की कंडीशन हो, अभी की बात कर लें, नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लें, या और आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें भी पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनकी बात कर लें, किसी की भी बात हम कर लें, तो ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है तो पहले इस पर ध्यान देना है हमें, तो px की पावर qx की पावर से अगर इक्वल हो जाए या बड़ी हो जाए तो आपको पहले डिवाइड कर लेना है, सबसे पहला काम।
उसके बाद क्या करना है, जब ये डिवीजन हो जाएगा तुम्हारा तो उसके बाद क्या करना है, देन अब आप जब डिवाइड हो गया तो उसको उस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि कुछ डिवाइड ऐसे होंगे जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे कि आपने क्यू एक्स का डिवाइड पी एक्स में किया, पूरा डिवाइड हो गया तो कोशिएंट आपने लिख लिया। अभी कुछ डिवाइड ऐसे भी होंगे पर रिमाइंडर बचेगा, और ज़्यादातर ऐसे होंगे ही इसमें रिमाइंडर बचेगा। तो अभी क्या करना है, आपने क्या किया कि जैसे पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड मारा, अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपको कोशिएंट मिल गया, वो लिख लिया। फिर यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल गया, और रिमाइंडर जो है वो नंबर्स में भी मिल सकता है और पॉलिनोमियल में भी मिल सकता है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और डिनोमिनेटर में आपका वो जो क्यू एक्स है वो आ गया, ठीक, तो उसको इस फॉर्म में लिख देना है। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन अब इसका नहीं होगा, क्योंकि इसको तो हम चेंज ही कर चुके हैं। अब इनके इंटीग्रेशन को हम अलग अलग करते हैं। रिमाइंडर को मैं ऐसे लिख देता हूँ आर एक्स, अब ये ऐसे होगा। अब क्या आया, अब प्रॉब्लम फिर वही आ गई, अगर ये नंबर हुआ, ठीक है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो और फिर उसके बाद आपने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने की भी मेथड है। या पॉलिनोमियल हुआ तो अब डिवाइड तो हो नहीं रहा, क्योंकि तो रिमाइंडर है, लास्ट सिंपल मतलब लोएस्ट डिजिट आ गई होगी डिग्री में, तो एक तो डिवाइड होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस क्यू एक्स की तरफ जाएंगे, तो क्यू एक्स के दो पार्ट हो जाएंगे। बता मैं अभी दे रहा हूँ, जब पार्ट होंगे या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको दो चैप्टर मिलेंगे। एक चैप्टर आपको मतलब इसमें मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शन का, जो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी बता दे रहा हूं मैं, पॉइंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि क्यू एक्स हैव फैक्टर्स। पहले हम क्या देखेंगे कि भाई इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, और क्यू एक्स हैव या क्यू एक्स डू नॉट हैव फैक्टर्स। दो केस बनेंगे हमारे पास, ठीक, या तो क्यू एक्स के फैक्टर हो रहे होंगे या क्यू एक्स के फैक्टर नहीं हो रहे होंगे। दोनों केस की बात कर लेते हैं। अगर क्यू एक्स के फैक्टर हो रहे हैं तो ऑन हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये आपका पूरा एक चैप्टर है। और अगर क्यू एक्स के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिनोमियल के काफी क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन जब फैक्टर्स हो रहे हैं और जब फैक्टर्स नहीं हो रहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। प्रोसीजर एक बार हम फिर देख लेते हैं। प्रोसीजर ये था कि भाई पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जिसमें पी एक्स क्यू एक्स दोनों पॉलिनोमियल, तो हमने देखा कि यार पी एक्स की पावर जो है हमारी क्यू एक्स की पावर से या तो बड़ी हो या तो इक्वल हो। दोनों ही केस में हमें पहले पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अब ये तो सिंपल हो गया, इसमें हम फिर फंस गए, इसमें तो फिर अभी वही आ गया, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल भी आ सकता है, ऊपर नंबर भी आ सकता है, तो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल आएगा, वो कैसे सॉल्व करें। तो फिर हम देखेंगे क्यू एक्स की तरफ। क्यू एक्स है फैक्टर्स और नॉट। फैक्टर्स हो गए पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, फैक्टर्स नहीं हुए कंप्लीटिंग स्क्वायर लग जाएगा। वो ये दोनों चैप्टर हैं आपके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला भी सम स्पेशल इंटीग्रेशन के नाम से, और पार्शियल फ्रैक्शन तो पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से ही है। तो वो जब आएगा तब की तब बात हो जाएगी उस पर कि कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब बातें बात की हैं, ठीक। सिमिलरली अगर इसमें हम सेकंड पॉइंट बनाएं तो सेकंड पॉइंट में आप जाके अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि होगा तो उसमें और भी काम, तो फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं कि पावर ऑफ पी एक्स इज लेस देन पावर ऑफ क्यू एक्स। मान लो ऐसा आ गया, तो अब डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो अब आप डायरेक्टली देन क्यू एक्स की तरफ जाओगे, मतलब डिनोमिनेटर की तरफ जाओगे, तो डिवाइड तो हो नहीं रहा। अब क्यू एक्स में फिर वही कहानी चलेगी कि हैव फैक्टर्स और डू नॉट हैव फैक्टर्स, दोनों चीजें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने वो तब देखा था जब डिवाइड हो गया, होने के बाद हमने उसको ऐसे रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करने के बाद फिर हमने क्यू एक्स देखा। यहाँ डायरेक्ट देखना है क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो पावर ऑफ पी एक्स पावर ऑफ क्यू एक्स से छोटी है, तो सीधा क्यू एक्स के पास जाओगे, देखोगे फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फैक्टर हो गए तो फिर वही पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, फैक्टर नहीं हुए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लग जाएगा। पी एफ मतलब पार्शियल फ्रैक्शन और सी एस मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये पॉलिनोमियल का डिजाइन हुआ।
उसका ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास हो ही चुका है। अच्छा, अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में हम जब जाते हैं तो उसमें एक चीज़ आई थी, शायद आपने ध्यान दी ना हो, क्या हो सकता है आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा इस चीज़ पे, वो भी मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। एक आया था कि यार इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, इसका क्या करें, या इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स, इसका क्या करें। तो इनके बारे में डिस्कशन है, इसका पूरा एक चैप्टर है हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें एक मेथड आता है आइलेट फॉर्म, तो हम इसको आइलेट फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए मैंने नहीं बताया अभी, क्योंकि वो जब आएगा तो भी बताऊंगा। अभी तो हम केवल इनिशियलाइज कैटेगराइज कर रहे हैं इन चीज़ों को कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये चीज़ें सॉल्व करनी है, इस तरीके से हैंडल होगा। क्योंकि अभी फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर उतना हार्ड नहीं होगा। उसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर में आप जाओगे तो पहले आपको इंटीग्रेशन बताएंगे कि भाई कैसे होगा, सिंपल भी होंगे, थोड़े से उलझे हुए भी होंगे, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आर एस अग्रवाल इसलिए अच्छी हो क्योंकि कैटेगराइज कर दिया गया है उन्होंने हर चीज़ को कि यार ऐसे करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, हमें वो एक बार आ जाए, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, फिर उसमें और चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने लगेगा। फिर थर्ड चैप्टर पे आएंगे, वो समय स्पेशल इंटीग्रेशन होगा। फिर पार्शियल पार्ट्स में ये बाई पार्ट्स भी है हमारा उससे पहले, उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। तब जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम शीट पे आएंगे, जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे शीट पे आएंगे, और शीट को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मैंने भी कैटेगराइज करके ही डाला होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आर एस अग्रवाल में भी नहीं दी है, और हम उधर भी जाएंगे, वो भी सॉल्व करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस भी हमें मिल जाते हैं जो हमारी कैटेगरी आर एस अग्रवाल से मैच नहीं कर रहे हैं ही नहीं उसमें। ठीक है, आरडी में तो मिल जाएंगे लेकिन इसमें नहीं मिलेंगे आर एस में, तो वो मैं अलग से कराऊंगा। तो लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो इस वजह से ये जो पॉइंट है हमें इन पे डिस्कशन करना है कि भाई ये पॉइंट को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक, अब आते हैं कि हम जो, अब ये तो हो गया, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, फॉर्मूले हो गए, आपको पॉइंट समझ में भी आ गए कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे लगाने हैं। अब हम इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है उसमें जो इनिशियल जो चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर है, उसमें कैसे कैसे इंटीग्रेशन हमें मिलने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो यहाँ आपको ध्यान रखनी है अभी फिलहाल के लिए। जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन में था कि जैसे साइन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक, एक्स स्क्वायर, नॉट साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन तो कहता था कि साइन का कर लो cos x हो, एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर कर लो 2x हो गया। इंटीग्रेशन में नहीं होगा। इंटीग्रेशन में अगर मैं बोलूँ कि इसका इंटीग्रेशन करो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी करोगी क्या, प्रोडक्ट रूल तो है नहीं, प्रोडक्ट रूल नहीं है। साइन का मान लो माइनस कॉस आपने कर भी दिया, तो एक्स स्क्वायर का क्या करें। और जो भी आएगा, अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं कर दूंगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो फिर मैं उससे ये बोलूंगा कि भाई एक काम कर, अब इसका डिफरेंशिएशन कर और ये ला, बताओ कैसे आएगा। आएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये पॉसिबल कब है, जैसे मैं ये लिख दूं, ऐसा लिखा मिल जाए, या ये भी चलेगा, ये मिल जाए, तब ये पॉसिबल है, तब हो जाएगा। उसकी डिस्कस करेंगे कि तब क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अभी तो ये इस पोजीशन में तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा अगर लिखा मिल रहा है तो नहीं है पॉसिबल। अब अगर मैं बोलूँ कि चलो भाई साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की बात कर लो, नहीं है, मतलब एक्स की पावर 1 है तब तो ठीक, एक्स की पावर 1 से आगे बढ़े या 1 से पीछे आए, मतलब 1 से बढ़े आगे 3/2, 2/3, 2, 3, 4, ये ऐसे जा रही है नंबर, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, सिमिलरली मैंने बोला कि साइन एक्स टू दी पावर 1/3, सेम प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये केवल साइन के संग नहीं हो रहा है, कॉस के संग भी हो रहा है, टेन के संग भी हो रहा है, सेक के संग, कोसेक के संग, सबके संग हो रहा है, सभी के साथ होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम ई की पावर बात कर लें, ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों पॉसिबल है। ई की पावर 1/x हो जाए, ई की पावर 1/x स्क्वायर हो जाए, ई की पावर 1/x क्यूब, या सो ऑन, इनके भी इंटीग्रेशन इस पोजीशन में पॉसिबल नहीं है। उनके लिए हमें इनका डिफरेंशिएशन बगल में चाहिए होगा, अगर वो पहले से है तो पॉसिबल है, वरना इनके इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होंगे। इस पर भी डिस्कशन होगा,
और क्योंकि धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे, अभी मेरे को लगा कि बता देना चाहिए क्योंकि इनिशियलाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ भी रहा है ना, तो इसका मतलब उसमें कोई टेक्निक लगेगी, डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा वो, इस वजह से और इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ लग जाएगा। अब आ जाते हैं एक और बात पे, एक पॉइंट में बोल रहा हूँ मैं नोट में से, जैसे सपोज करो पूरे मैथमेटिक्स की बात बता रहे हैं, इंटीग्रेशन में तो हो गई, पूरे मैथमेटिक्स की बात हो रही है कि इफ 1 प्लस कॉस एम एक्स होल पावर n, जहां पे m और n कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो, ठीक, हमको इसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है, कहीं पे भी आ रहा है तो आप देन cos mx, m चाहे जो भी हो, हाफ एंगल फॉर्मूला ही लगाओगे एज पर कन्वीनियंस, ठीक, पहला। सिमिलरली अगर यहीं पे 1 माइनस कॉस एम एक्स मिल जाए, m और n कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, देन cos mx इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2 लगाओगे, सिंपल लॉजिक, ये दिमाग में फिट कर लो आप, ठीक। पूरे मैथमेटिक्स की बात हो रही, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, कहीं भी इस तरह की फॉर्म आती है और सॉल्व नहीं हो रहा तो हम इन मेथड का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी जरूरी है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, अभी हम सब क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस आए, अभी मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा बिल्कुल ही, ठीक है ना, तो मालूम है कि आप में से कई लोग, मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में कि इस टाइम ऐसा है कि इसमें वेक्टर चल रहा होगा, कहीं पे डेफिनेट हो रहा है, इतना तो आप कर ही चुके होंगे, कि फिर भी क्योंकि हम अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं, चीज़ें शुरुआत हो रही है तो फिर करना है, तो आप अभी देख लो। जैसे मैंने बोला x की पावर 2/3, तो सिंपल है बहुत, तो x की पावर n बना 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1, और लास्ट में अपन एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, x की पावर 5/3, ये 5/3 तो 3/5 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट। अब यहीं पे अगर x की पावर -3/2 हो जाए तो माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉजिक सेम रहेगा, अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट x की पावर -1/2 -1/2, आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, माइनस का 2 और अपॉन में रूट x प्लस c, दैट्स योर आंसर। तो सिंपल हो गए ये वाले, ठीक। सिमिलरली अब एक चीज इसी में डाल रहा हूं मैं यहीं पे, जैसे मान लीजिए x प्लस 1 होल पावर 5/4 दे दिया गया, अभी इसमें क्या करें, तो यहाँ पे एक चीज आ रही है नई, वो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो इस पे जाने से पहले एक चीज बता देता हूं मैं अलग से, उसको भी आप डाल लेना चाहे तो फॉर्मूले में या कुछ भी, जैसे ये आया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये चीज केवल तभी हो सकती है जब यहाँ पावर 1 हो, तभी हो सकती है। पावर 2 हो जाए, पावर 3 हो जाए, पावर 1 से नीचे चली जाए, 1/2 1/3 इस टाइप की हो जाए, तब भी नहीं कर सकते आप। उसके लिए मेथड और है, उसके लिए अपन और आगे जाएंगे तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक। यहाँ पे क्या है कि ये अगर कंडीशन आपको मिल रही है तो हम इसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम इसको ट्रीट कर रहे थे। तो क्या क्या बातें याद रखनी है, ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो पावर का हो गया। अब देखो जरा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में यहाँ प्लस और माइनस कुछ भी लगाओ यहाँ पर, इसके बाद जो भी लिखा हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसका क्या होगा या कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना उसका, वो जैसा था वैसे ही रहेगा, वो कहीं इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। इन्वॉल्व होंगे ये वाले भाई साहब, ये जो ए लिखे हुए ना ये होंगे इन्वॉल्व, एक्स के मल्टीपल में जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। तो अभी जैसे डिफरेंशिएशन होता तो ए कहाँ जाएगा था, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड, ये चीज याद रखनी है। अभी हम इसको भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली बात करनी है। अब ये हो क्यों रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात एक है, उसको ध्यान देना जरा, ये तो हो गया, इसको आप वीडियो रोक के देख लेंगे। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या किया, अंदर वाले ब्रैकेट को कुछ लेट कर लिया टी, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
कि अगर इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा, और ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो हम बहुत बार करेंगे और कुछ मतलब ज़्यादातर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि हमने उसको टी ले लिया, टी ले लो, यू ले लो, डी ले लो, कुछ भी ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया इस वाले पोर्शन को। क्यों? क्योंकि यहाँ जब x को हम चेंज कर रहे हैं t में, तो dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा dt में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आता है। अब x है तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, t है तो t के रिस्पेक्ट में हो, तो कैसे करोगे? तो इसका डिफरेंशिएशन किया, a कांस्टेंट अब बाहर रहा, x का dx ओवर dt हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया और इक्वल 1 हो गया, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 हो गया। यहां से हमने dx की वैल्यू निकाल ली, dt अपॉन। अब हमने इसको प्लेस किया तो यहाँ क्या आया, t टू दी पावर n dt बाई a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, कांस्टेंट का जैसे डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, वो बाहर निकल जाता था, लिमिट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, बाहर निकल जाता था, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बाहर निकल जाता था, इंटीग्रेशन में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाहर रहेगा, t टू दी पावर n dt। अब ये तो बिल्कुल भाई इसकी तरह हो गया, ऐसा ही हो गया ना। तो अभी क्या हो गया, 1 अपॉन ए टू टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब क्योंकि आपने टी लेट किया है, और लेट में आंसर आता नहीं, आंसर हमेशा उसमें आता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में गिवन था x में, तो हमें आंसर x में देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, 1 अपॉन ए एक्स प्लस माइनस बी होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट। इस वजह से देखिए वही आंसर आने लगा जो आपका अपना, जो आपने नोट किया उसको देख लो, सेम आंसर आ रहा है। अब ये इतना बड़ा करने का फायदा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि ए एक्स प्लस माइनस बी हो तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस माइनस के बाद में क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस फर्क पड़ रहा है एक्स के मल्टीपल से। तो एक्स का मल्टीपल है, डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई में आता, और इंटीग्रेशन है तो डिवाइड में आएगा। अब सेम तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया, बिल्कुल सेम है। तो लेट राइट क्यों करेंगे, सीधा करो, x प्लस 1 की पावर 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 प्लस 1। अब इसमें भाई x का कोई मल्टीपल है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1 की पावर 9/4 और ये हो जाएगा 4/9 और प्लस कॉन्स्टेंट x का आंसर। सिंपल है, ठीक है ना। तो ये एक आपका पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं। मैं अभी हम उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे पास सामने आएंगी। एक्सरसाइज की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कोई मतलब भी नहीं है। अभी एक धीमे धीमे चलते हैं, क्योंकि इनिशियलाइज जब करते हैं ना कोई भी चीज़ तो बहुत आराम से चलना पड़ेगा। और ये भी मत सोचो कि क्या होगा नहीं होगा, कितने टाइम में होगा, टाइम कुछ नहीं सोचना, हमें केवल एक चीज़ सोचनी, मेरे समझ में आना चाहिए कि एक एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। वो शुरू में क्या होता है, लगती बड़ा सिंपल है, यार तो बहुत सिंपल है, तो पहले से पता जरूर था, बट क्या होता है ना कि सही टाइम आएगा जब क्वेश्चंस करने का, उस समय आपने नहीं अप्लाई किया तो पता होने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए यहाँ केवल पता नहीं करना है, आपको ध्यान इस पर भी देना है कि वो सही टाइम पे याद आए, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि अभी अपन कहीं पे मतलब आर्मी में है या कहीं पे भी लड़ने गए, अब पता था कि गन कैसे चलती, सबको गन लाने ही भूल गए, तो उसका भी कोई मतलब नहीं ना, फिर फायदा ही क्या पता होने का। तो सही जगह पे अगर आपकी इंटेलिजेंस काम आ रही है, सही जगह पे आप जो पॉइंट बता रहे हैं वो याद रख पा रहे हो और उन्हें एम्प्लाई कर पा रहे हो, तो उसका फायदा है, वरना कोई उसका फायदा नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गई, ये हो गई आपके शुरुआत के पॉइंट इंटीग्रेशन के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे आर एस अग्रवाल की। तो आर एस अग्रवाल में ऑनलाइन डाल भी दूंगा, क्योंकि पीडीएफ में है मेरे पास, तो अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन करा दूंगा मैं, बट जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम करोगे ना, आप लोग जब करोगे ना इस चीज़ को, तब आपको वो समझ में आएगा, कि एक्सपीरियंस तभी समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है ना। अभी क्या है कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले गाड़ी चलाना सीखा, गाड़ी चलाता हूँ मैं, मेरे को बड़ा डर लगता था यार, सामने से ट्रक आ रहे हैं, कभी पीछे से आ रहा है, कभी कहीं से कोई आ रहा है, तो बड़ा डर लगता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैंने अपनी गाड़ी ली। अभी अपनी गाड़ी का कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, ठीक है, कि ठुक जाएगी, कहीं लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन की गाड़ी है। दूसरी गाड़ी बैठने में भी डर लगता है, चलाने में डर लगता है। अभी क्या होगा, अभी मुझे 10 दिन हुए हैं हार्डली, ठीक है, जा रहा हूँ अपना आराम से चलाने के लिए, बहुत बढ़िया। तो खुद से करना पड़ेगा, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, तब तक समझ में ही नहीं आएगा। मैं करा दूंगा, मैं तो
रिवीजन कर रहा हूँ एक तरीके से, तो मैं करा दूंगा, आप कर लोगे, आपने लिख लिया, फिर जब खुद करने बैठोगे नया क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, मेरे कराने के बाद आप अपने मेथड भी लगाएं, मतलब अपना भी सोचो कि इसका और कोई मेथड हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जर्व मैंने किया है कि जब मैं पढ़ता था या अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि जो क्वेश्चन है ना उससे कम से कम 2 मेथड तो है, कम से कम 3 भी है 4 भी है, लेकिन 2 मेथड तो है। तो एक मैं बताऊंगा, एक आप कर लो, ठीक है, ढूंढो उसको, नहीं ढूंढ पाओ तो एटलीस्ट दिमाग चलाओ। और ये सोच के मत करो कि बहुत कम टाइम रह गया है और अब एग्ज़ाम आने वाला है, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम अभी टाइम है, ठीक है, फरवरी में आएगा, अभी टाइम है रिवीजन करने का भी, सब कुछ करने का। अगर आप ध्यान से अच्छे से एक चीज़ करोगे ना तो बैलेंस बना रहेगा, वो सारी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेरे 2 चैनल्स हैं मेरे पास, फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट एंड आर्यभट्ट क्लासेस। आर्यभट्ट क्लासेस नया बनाया हुआ है मैंने, फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट 2020 में बनाया था, वहाँ पे वीडियोस पहले से ही अपलोडेड है, डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, रिलेशन फंक्शन है, लिमिट का कॉन्सेप्ट है, और क्या कहते हैं, ये सारे चैप्टर्स आपके पास वहाँ पहले से ही हैं। उनमें मैंने एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करवा रखी हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। मैं वीडियोस दोनों जगह अपलोड करूँगा, और आपको अपनी एक वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा, तो कि वहाँ पे जाके आप पेपर्स भी लगा सकते हो, पेपर्स भी ऐड है। और मैं बनाऊंगा इसका एक व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल, आपको वो ज्वाइन कर लेना है, या उस पर जैसे कि कोई क्वेरी हो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको वहाँ दूंगा। क्लियर है। और बाकी का क्या करेंगे अपन कि जैसे यहाँ एक वीक हो गया, एक चैप्टर्स निपट गए, उसके बाद आपकी क्वेरीज आएंगी, तो क्वेरीज आप मेरे को व्हाट्सअप करिए अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके आपका एक वीडियो बना दूंगा उनका। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप, मैं एक आपको नंबर दे दे रहा हूँ, 9012851819, नेम राहुल सक्सेना, ठीक। इस पे ही व्हाट्सअप चलता है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को, और व्हाट्सअप पे मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके भेज दूंगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो अपन लाइव भी कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, चलिए गुड बाय।